नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के 2023 के पेपर के सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे पहले वाला देखा था सॉल्यूशन, यदि नहीं देखा उस साइट में बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड पूरा कोर्स देख सकते हैं, जहाँ पर मैराथन, वन लाइनर, एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन तृतीय सेमेस्टर 2023 का आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो वर्गीकरण के आधार पर आप करेंगे तो आप 3 प्रकार के आंसर के साथ जाएंगे, जिसमें स्वर या उच्चारण या मात्रा, स्वर अलग नहीं है, स्वर के उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। एक ह्रस्व या जिसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें छोटा, छोटी, ऊ, री आता है। दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर, जहाँ पर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, औ आता है। साथ ही साथ प्लुत, ये छोटे ऊ की मात्रा लगती है यहाँ पर। तो प्लुत स्वर जिसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जहाँ पर बेसिकली ओम देखते हैं वो इसमें आता है। बाकी यहाँ पर आ के साथ अलग अलग दर्शाए भी गए हैं। अगला बहुविकल्पी है कि जो जा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? जा का उच्चारण स्थान आपका तालु यहाँ पर जो है वो होता है। जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण मुख के तालु से होता है। सूत्र क्या होता है इसका? ईचु यशनाम तालु। इसमें ई, बड़ी ई, चा वर्ग आपका चा छा जा जा या और शा वर्ण जो है वो आते हैं। देखिए यहाँ पर जो ईचु यशनाम लिखा है, इसमें जो छोटी ई है और ई के साथ साथ बड़ी ई है, ये दोनों आ जाएंगी। चू मतलब चा वर्ग पूरा आता है, जिसमें चा वर्ग में चा छा जा जा यहाँ आता है। और यशा नाम में जो या देख रहे हैं ये आपका आता है। शाह नाम जो देख रहे हैं उसमें ये वाला सा वर्ण आता है। इस प्रकार से इन सभी का उच्चारण तालु से जो है वो होता है। तो जा पूछा गया था, जा यहाँ पर आपको चा वर्ग में देखने को मिलता भी है। इस आधार पर तालु आपका यहाँ पर सही होगा। पावका हमें संधि कौन सी है? अयादि अनुस्वार या वृद्धि या यड़ संधि? तो पावका हमें कौन सी संधि है? आंसर आपका अयादि संधि हो जाएगा। इसका सूत्र अयादि संधि का क्या होता है? एचो अय वाय वाहा, अर्थात जब संधि करते समय अय और ए या ओ और ओ इसके साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए जो होता है इसका अय में बदल जाता है, ए जो है इसका आय में बदल जाता है, ओ का अव में बदल जाता है और औ का आव में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अयादि संधि यहाँ पर होती है। जैसे कि प्रश्न में पावकः पूछा गया था, तो इसको जब अलग करेंगे तो पौ धन अकह ये आपका अलग होगा, जहाँ पर अ और वर्ण विच्छेद करके दर्शाया गया है इसी को कि पौ में ओ का साउंड आएगा और अकह में अकार रहेगा। तो ये जो अ है ये किसमें? आव में बदल जाएगा। तो पावकः इस तरीके से ये आपका अ के स्थान पर आव आदेश जो है वो हो जाता है। अगला है अभवः धातु रूप में पुरुष और वचन जो है वो इनमें से कौन सा है? मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन या मध्यम पुरुष बहुवचन? आंसर पहला होगा मध्यम पुरुष एक वचन। अभवाह धातु रूप में मध्यम पुरुष एवं एक वचन है। और ये आपका लंग लकार में चलता है आपका। वैसे तो आपको पता है लट लकार में भवती भवता भवंती चलता है, परंतु लंग लकार भूतकाल में अभवत अभवताम अभवन और फिर अभवाह आता है। अभवाह कौन से नंबर पे? ये आता है मध्यम पुरुष में और पहले नंबर पे एक वचन पड़ता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में अभवा आता है। उसके बाद अभवतम, अभवत और उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम इस प्रकार से चलता है। अगला प्रश्न पांचवा, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? आंसर यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास सही होगा। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष, अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पर आंसर देखिए ए वाला लिखा है जो कि गलत लिखा हुआ है। अव्ययी भाव समास आपका आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो होगा, यानी कि पूर्व पद गौड़ हो उसे जिस समास का उत्तर पद, यहाँ लिखा है ना प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समासः, तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ए लिखा हुआ है इसकी जगह आपका डी जो है वो लिख लीजिए। बाकी जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर भी दर्शाया गया गंग जलम आने, जहाँ आने इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, जलम उत्तर पद प्रधान है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 है कि अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखने हैं आपको। तो
तो अस धातु में जो चलते हैं वो आपके किस प्रकार से चलते हैं? लट लकार की बात की गई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लट लकार में अस्ति स्तः संति, असि स्था अस्त और अस्मि स्वाहा स्मा, इस तरीके से चलते हैं। यहाँ पर जो बात की गई केवल मध्यम पुरुष की गई है, तो मध्यम पुरुष के ये वाले आपको यहाँ पर जो है वो लिखने थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के। बाकी यहाँ पर सारे लिख करके बता दिए गए हैं ताकि अगर कोई और पूछ लिया जाए तो आप कर ले जाए। अस धातु में लट लकार के हैं ये। अगला है 7वां प्रश्न कि ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का उल्लेख भी कीजिए। तो ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन से हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन जिनको कहते हैं, तो उसका सूत्र होता है सल ऊष्माणः, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख से विशेष प्रकार की गर्म या ऊष्म वायु निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर वैसे वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख करना है। तो सल प्रत्याहार जो है, यहाँ पर जो सल ऊष्माणा होता है ना, इस सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित श श श ह ये चार आपके आते हैं, जो कि आपके चार वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन, इन्हीं को कहते हैं। प्रश्न में यही नाम ही पूछा ही गया था कि ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या बताइए, तो संख्या 4 होती है, उन वर्णों को लिखिए भी, तो उनका वर्ण ये है। और ये जो सल है ये प्रत्याहार होते हैं। अगर आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ रखे हैं तो सल जो है शा से ला के बीच में जो आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, इसीलिए इसका जो सूत्र होता है सल ऊष्माणा, यानी सल प्रत्याहार जो है वो ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अगला कह रहा है सोधारण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची। परिभाषा क्या होती है कि जब छोटा या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो ए और ओ या अ वर्ण के आने पर अ हो जाता है। जैसे एक प्लस एम, ये आपका क्या होता है? एक एक। वैसे तो वृद्धि संधि की एक ट्रिक भी होती है कि जहाँ पर दो मात्राएं आपको लगी देखने को मिल जाती हैं वो आपका वृद्धि संधि होता है, सदा प्लस एव सदैव। परंतु संस्कृत में आपको यहाँ पर सूत्र के साथ साथ उसके बारे में बताना होगा, तो वहाँ पर तो आपको पहचानना नहीं होगा, इसलिए उसकी डेफिनेशन और इसका सूत्र जरूर पता होना चाहिए। वृद्धि संधि का सूत्र आपसे ही पूछा गया था मेन, बाकी इसमें बारे में बता दिया गया आपके समझाने के लिए, पर प्रश्न में केवल सूत्र ही पूछा गया था और सूत्र का उल्लेख करने को भी कहा गया था, तो समझा भी सकते हैं कोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो 16 से बता दी गई हैं 20 तक, वैसे 18 तक से लिखी गई थी। तो 16 को षोडश लिखते हैं, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, ज्यादातर जो सबसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है 19। 19 को नवदश भी लिखते हैं और एकोनविंशति, ये देखा भी होगा आपने कि बहुविकल्पी में एकोनविंशति से क्वेश्चन बनता है, और 20 को विंशति लिखते हैं। 10वां प्रश्न आपका है अतिलघु की पीताम्बरा शब्द का विग्रह पुरस्कार समास नाम लिखिए। तो पीताम्बरा समास विग्रह क्या होगा? पीतम अंबरम यस्य सह, जिसका अर्थ क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी। पीताम्बर में समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास है, जहां पर कोई अन्य अर्थ निकलता है वहां पर सभी बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। तो समास विग्रह जो करना है वो संस्कृत में ही करना है, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पीत है मतलब पीतम, अंबर मतलब अंबरम जिसका, अर्थात कृष्ण, यस्य सह, इसको संस्कृत में लिखेंगे। अति लघु का 11 नंबर प्रश्न है कि अभिता परिता शब्दों के योग में की विभक्ति का प्रयोग होता है, वो आपको उदाहरण लिखना है। तो अभिता परिता शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का यूज जो है वो होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे कि विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष जो है वो हैं। ग्रामम अभितः वनम अस्ति, इसी प्रकार गांव के चारों ओर वन है। तो वही कह रहा था अभिता परिता जो है इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का यूज होता है? तो द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। आप देखेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में जो संस्कृत का लेवल है उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं ये सब आपके आगे चल के यूपी टेट की परीक्षा में भी अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक के साथ साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर भी अवश्य वीडियो करते रहिएगा। बाकी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर कुछ ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का तो ऑलरेडी हम कोर्स करा चुके हैं, ये तो हम आपको प्रीवियस करा रहे हैं दोबारा से। प्रत्याहार किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अब यहाँ पर
जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। अभी जो एक सल उस्माड़ा आया था ना, तो सल क्या था, वो प्रत्याहार ही तो था। तो सल में आपका श श शाह चारों आए जा रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, संक्षेप करने का काम ही तो कर रहा था। तो संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार आते हैं। अब एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पर, तो आ ई उड़ी, आ ई उड़, ये सब माहेश्वर सूत्र में आते हैं। अब ये सोचिएगा आइए उड़िए ये सब कहाँ से आ रहा है। आ ई उड़ा, ये सूत्र का प्रत्याहार क्या होगा, तो इसका पहला और इसका आखिरी आ और अड़ा इसको संक्षेप करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम इसे अड़ लिख सकते हैं प्रत्याहार के रूप में। अड़ का मतलब सीधा सीधा आ ई उड़ा चारों ही आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर रील रिक का प्रत्याहार देखेंगे तो अक एक उक और ए ओंगा का प्रत्याहार एंग इस तरीके से आपके चलते हैं। तो प्रत्याहार आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13। पठ धातु का लट लकार के सभी पुरुषों और सभी वचनों के रूप लिखिए। तो लट लकार में लिखने हैं, ये चीज हमेशा देख लीजिएगा कि लिखने किस में, क्योंकि अलग अलग इसमें भी रूप होते हैं। लट होता है, लिट होता है, लंग होता है, विदलिंग लकार होता है। तो लट लकार में पठ धातु की अगर बात करेंगे तो पठती के क्रम से चलते हैं। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत और पठामी, पठावा, पठामा, ये होते हैं लट लकार पठ धातु के रूप। आगे बात करें प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पर संस्कृत में नाम लिखने हैं इन सभी शब्दों के। तो संस्कृत में कटहल को क्या कहते हैं, पनसम कहते हैं। देखिए पहला पनसम हो गया। कबूतर को क्या कहते हैं, कपोतः कहते हैं। नारियल को क्या कहते हैं, नारिकेलम कहते हैं। और अंगूर को द्राक्षा फलम भी कहते हैं और द्राक्षा भी कहते हैं। चारों आपके देखेंगे तो संस्कृत में लिखने में या लघु में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो ये जितने भी नाम हैं फलों को लेकर के, सब्जियों को लेकर के और अलग अलग पशु पक्षियों को लेकर के, ये नाम आपको बेसिक बेसिक याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में सस्वर पाठन की क्या उपयोगिता होती है। सस्वर पाठन की अगर बात करते हैं तो पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। हेडिंग जरूर आपको याद करनी, क्योंकि हेडिंग से ही आप सीधे सीधे नंबर पाएंगे। तो सस्वर पाठन छात्रों को धीरे धीरे और शब्दों को तोड़कर पढ़ने के बजाय तेजी से और धारा प्रवाह पढ़ने में मदद करता है। तो पहला तो यही हो गया, पढ़ने की गति और प्रवाह में सुधार। दूसरा है उच्चारण और लय में सुधार भी करता है। सस्वर जो पठन होता है वो छात्रों को शब्दों का उचित उच्चारण करने में और पाठ को लयबद्ध तरीके से पढ़ने में भी मदद करता है। तीसरा है समझ और व्याख्या में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को पाठ के अर्थ को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने से संबंधित, उसकी व्याख्या करने से संबंधित इसमें मदद करता है। फिर आपका है शब्दावली और व्याकरण में सुधार। सस्वर पठन छात्रों को नए शब्दों और व्याकरणिक संरचनाओं को भी सीखने और उनका उपयोग करने में भी मदद करता है। पांचवा पॉइंट है आपका एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है। तो सस्वर पठन छात्रों को एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। छठा नंबर पॉइंट है आपका कि आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। तो सस्वर पठन छात्रों को अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में भी मदद करता है। मनोरंजन और आनंद। सस्वर पठन छात्रों के लिए एक मनोरंजक और आनंददायक गतिविधि हो सकता है। और आठवां आखिरी पॉइंट जो कि आपका है सार्वजनिक बोलने में सुधार आता है। सस्वर पठन छात्रों को सार्वजनिक बोलने के लिए भी आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अब यहाँ पर 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, लघु में आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहाँ पर हेडिंग भी अगर लिख देंगे तो वो भी एक पेज भर जाएगा। एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो एक पेज भर जाएगा, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो आप एक ही क्वेश्चन में लिखने में रह जाएं और बाकी क्वेश्चन छूट जाएं। तो इसके अंदर का तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मेन हेडिंग में। तो अगर 8 हेडिंग भी आप याद कर लेते हैं तो सीधे नाम लिख दीजिए। अगर आपको 8 की जगह 4 ही हेडिंग, 5 ही हेडिंग याद आ रही है तो 5 हेडिंग के साथ उसके अंदर का लिख दीजिए। ये तरीके होते हैं ताकि क्वेश्चन छोटा ना लगे। अगला है कर्म वाच्य का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो कर्म वाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, मयाम पत्र लिखते, मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वो आपका कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कृतवाच्य होता है।
अगला प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, अभी ऊपर आया भी था इससे संबंधित, तो क्या कहेंगे? विद्यालयम परितः वृक्षः अस्ति। दूसरा आपका है प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है, तो प्रयागराजे गंगा यमुनयो संगमः अस्ति, ये आपका इसका हो जाएगा अनुवाद। लास्ट आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न कि परोपकार विषय पर 2 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर 2 पंक्तियां इस प्रकार से लिखी गई हैं। परेषां उपकारं परोपकारः भवन्ति। दूसरा आपका है सत्य पुरुषः सदैव परेषामुपकारं कुर्वन्ति। तो ये 2 यहाँ पर संस्कृत में इस प्रकार से शब्द पूछे गए थे। तो देखेंगे तो संस्कृत का जो पेपर है वो इस तरीके का है कि आपको बिना पढ़े जो है वो पास नहीं होने देगा, तो आपको संस्कृत अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना उसमें आप थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जैसे एसएसटी में जो एमसीक्यू है वो आपको आने ही चाहिए, पर एसएसटी में जो लघु आते हैं उनको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो वही है कि जिन चीज़ों में थोड़ा सा कठिन है उसको आपको अपनी तरफ से कवर करना पड़ेगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्न जो हम आपसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर के पेपर में पूछा गया था इसी 2023 के थर्ड सेमेस्टर के पेपर में कि एजुसेट जो है ये कृत्रिम उपग्रह का एक रूप है, तो इसी को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? 2007, 2001, 2004 या फिर सन 2000? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा सभी लोग वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा। और थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड कोई वीडियो ना मिले, लाइक एमसीक्यू देखने या वन लाइनर देखने या मैराथन देखनी है या किसी भी साल के प्रीवियस ईयर देखने हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज को मैं इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।